हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम, राइट। और जैसा कि पास्ट ईयर के एग्जाम्स में पेपर्स में देखा गया है, इस चैप्टर में से भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन जो है हर पेपर में रहा है, राइट। और ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं भी है कि जिसको हम जेईई मेंस के लिए ना करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चंस आते हैं। स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड जो एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं, उन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस कई बार हो सकती है, पर उससे क्या, कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट किसी भी क्वेश्चन में हो सकती है ना। पर ये दिस इज नॉट दैट मच ऑफ अ चैप्टर जो है कि इतना टफ हो कि हम इसको छोड़ दें, राइट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हम बात करते हैं बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। भाई थ्योरम तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्सप्रेशन, व्हाट इज अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। सो बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म्स। टू डिसिमिलर मतलब जिन दो टर्म्स को कंबाइन करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता, दैट इज कॉल्ड अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। लेट्स से, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए x प्लस 3x लिखा है, तो बेटा ये जो है ना x प्लस 3x, ये बायनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है, क्योंकि हम x और 3x को कंबाइन करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बायनोमियल एक्सप्रेशंस सम जैसे x प्लस वाई या एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई या x प्लस वन बाई एक्स, सो दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशंस, राइट, जिसमें दो डिसिमिलर टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। नाउ आफ्टर binomial expression, what is a binomial theorem? So binomial theorem is, it is a formula, it was given by Newton. अच्छा, इससे पहले पास्कल जो थे, पास्कल, आई होप आपने सुना हो, पास्कल ट्राइंगल भी शायद सुना हो, पास्कल थ्योरम भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जो पास्कल थे, उन्होंने पास्कल ट्राइंगल के थ्रू कुछ कोफिशिएंट्स जो थे वो बताए थे एक्सपेंशन के, ठीक है। हम उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं ना, इतना अपन टाइम जो है उसमें नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट काम की चीज पे आ रहे हैं। तो न्यूटन ने उस कंसेप्ट को लेकर, जो पास्कल ने ट्राइंगल के थ्रू समझाया था, बायनोमियल कोफिशिएंट्स, उन्होंने कोफिशिएंट्स जो हैं वो समझाए, और उसके थ्रू हम किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द बायनोमियल थ्योरम? द फॉर्मूला बाय विच एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपैंडेड, ठीक है ना। तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है a प्लस बी, उसकी पावर n। अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, n क्या है? अभी हम पढ़ रहे हैं n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो द फॉर्मूला ऑफ द बायनोमियल एक्सप्रेशन, बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन भी हम कहते हैं, इज n c नॉट। सबसे पहले n c नॉट, n पूरा पूरा a की पावर में, b की पावर 0। नेक्स्ट n c1, a की पावर कम करेंगे, एक पावर जो यहां पर है, जैसे 1 है तो n माइनस 1, और b की पावर 1। बेसिकली a की एक एक पावर कम करते जाएंगे और b की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। nc2, a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, प्लस nc3, a रेज़ पर n माइनस 3 b क्यूब, एंड सो ऑन अप टिल ncn, a की पावर 0 b की पावर n, राइट। दिस इज हाउ, जैसे अब मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं यार, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सर ये क्या बता रहे हो? बिल्कुल हमने फॉर्मूला रटा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बायनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है 2c0 x स्क्वायर y रेज़ पावर 0 प्लस 2c1 x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 2c2 x की पावर 0 y स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखो, 2c0 1 ही होता है बेटा, तो दिस इज x स्क्वायर, 2c1 2 होता है, तो दिस इज 2xy प्लस y स्क्वायर। So basically this expansion becomes very useful for higher powers, power 4, power 5, power 6, power 10, power 100। तो उस टाइप के एक्सपेंशंस में ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल जो है हो जाता है। हम किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन एक्सपैंड इट बेसिकली। अच्छा, और ये जो लिखा है ये स्टाइलिश तरीका है बेटा, दिस इज अ स्टाइलिश वे ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला ओनली। दिस इज अ समेशन सीरीज, यू कैन सी दिस इज सम प्लस प्लस प्लस। तो सिग्मा नोटेशन का यूज करके कैसे बायनोमियल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करें वो इधर बताया गया है। एनसीआर, यहां अगर एनसीआर था तो a की पावर में n माइनस आर था, और जितना, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो b की पावर में 2, r है तो b की पावर में r, तो b की पावर में r लिख दिया।
सिग्मा चढ़ा दिया r इक्वल टू 0 से n, तो यू कैन सी यही सीरीज बनने वाली है. दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल ओनली. बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो पावर n है उसका एक्सपेंशन ही लिखा गया है. ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल हमें अच्छे से याद रहना चाहिए, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, जैसा आपको ठीक लगता है. उसके बाद आता है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. सबसे पहले है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इनको अच्छे से आप पढ़ें, इनको याद रखें, ये बहुत यूजफुल चीजें हैं. द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन. जब भी हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन करते हैं, उसकी पावर n अगर है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1. आप देख सकते हैं r इक्वल टू 0 से n तक जा रहा हूं, 0 से n तक टोटल देयर विल बी n+1 टर्म्स. अभी मैं इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बताऊंगा, वो आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा. पहले मैं प्रॉपर्टीज समझा देता हूं. द सम ऑफ इंडाइसेस. इंडाइसेस मतलब पावर, इंडाइसेस को पावर भी बोलते हैं, ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n. बाइनोमियल एक्सपेंशन के हर टर्म में x और y की पावर्स का सम, x और y बोल दो या a और b बोल दो, हमने a और b लिखा था उस फॉर्मूले में, a और b बोल देते हैं. इन ईच टर्म इज n. अगर हम a और b की दोनों पावर्स का किसी भी टर्म में सम करें तो टोटल सम हमेशा n ही आएगा. तो मतलब ये जो n पावर है ये a और b में ही बट रही है, कुछ a के पास गई तो बची हुई b के पास आ जाती है. ठीक है बेटा, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. ये जो होते हैं बेटा nc0, nc1, ncn, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. और ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कई बार सिर्फ c0, c1, c2 एंड अप टिल cn ऐसे भी डिनोट करते हैं. कई बार n नहीं लिखते हैं हम बाइनोमियल कोफिशिएंट को c0, c1, तो कभी c0, c1 ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही हैं. ठीक है ना. तो ये क्या कह रहा है, द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल. मतलब nc0 जो होगा, nc0 वो ncn के बराबर है. ये तो हम जानते हैं, ये तो हम ऑलरेडी पता है हमको कि nc, ये लिखा हुआ है, ncr जो होता है ये ncn-r के बराबर होता है. चाहे तो आप फॉर्मूले से चेक कर लीजिए या फिर पीएनसी में लॉजिकली अगर हमें समझना है तो n डिस्टिंक्ट चीजों में से r चीजें सिलेक्ट करी. एनसीआर का क्या मतलब है, टू सेलेक्ट r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स. तो n में से r चीजें सेलेक्ट करी या n में से n-r रिजेक्ट करी. बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूं. मार्केट गए, मार्केट में हमें 2 टी शर्ट्स खरीदनी थी. शॉप पे गए, शॉप वाले ने हमें 5 टी शर्ट्स दिखाई. हमें 5 में से 2 टी शर्ट सेलेक्ट करनी है. तो या तो आप 5 में से जो 2 आपको अच्छी लग रही हैं वो सेलेक्ट कर लो, या जो आपको अच्छी नहीं लग रही 3 रिजेक्ट कर दो. 5 में से या तो 2 सेलेक्ट करो या 3 रिजेक्ट करो. 3 रिजेक्ट करोगे तो भी 2 ही अपने पास आएंगी. तो r चीजों को सेलेक्ट करना या n-r चीजों को रिजेक्ट करना एक ही बात होती है. समझ में आई. तो इक्वी डिस्टेंट nc0 ncn इक्वल, nc1 ncn-1 इक्वल, nc2 ncn-2 इक्वल. बाकी फॉर्मूला जो होता है एनसीआर का उससे तो हम चेक कर ही सकते हैं. ठीक है ना. तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू इक्वी डिस्टेंट जो होते हैं स्टार्टिंग और एंड से वो इक्वल होती है. ठीक है. अच्छा, अब जो मैं आपको कह रहा था कुछ चीज समझाने का, कि लेट्स से हमें किसी में भी एक, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टिल xp की पावर n, और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी. देखो बाइनोमियल में तो मैंने आपको बता दिया, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है, पावर में n है, तो टोटल n+1 टर्म्स होंगी. पर अगर बाइनोमियल की बजाय ट्राइनोमियल 3 हो जाए या 4 हो जाए तो मैंने एक जनरल p टर्म्स लिख दिया, पावर में n है. तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है ये आता है बेगर्स मेथड, पीएनसी में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक थिंग्स. बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल थिंग्स और n आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग p पर्सन्स. n कॉइन्स को p पर्सन्स में बांटना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस p-1 cp-1. ये जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी कि बाइनोमियल के अलावा, बाइनोमियल में भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा n प्लस कितने टर्म्स है, 2, 2 लोग हैं यहाँ पर, तो n प्लस 2-1 n+1 c n+1 c1, तो n+1 आ जाएगी वैल्यू जो मैंने फॉर्मूले में अपन ने करा. ठीक है ना. तो हम किसी के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो इट्स गुड दैट यू रिमेंबर दिस थिंग, राइट. अच्छा, चलिए अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें से पहला है जनरल टर्म.
जैसा कि हमने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में पढ़ा था, जनरल टर्म का क्या मतलब होता है कि अगर मैं उसमें r को 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मिल जाए। तो इसकी जो जनरल टर्म है, अगर हम एक्सपेंशन से देखें बेटा, ये x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म, है ना, और ऐसे चलते चलते ये कौन सी टर्म है, टोटल कितनी टर्म्स है, n+1। तो इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म, अब t1 चाहिए हमको ना, t1, तो इसलिए हम लिखते हैं tr+1, क्योंकि r 0 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है, r 0 से स्टार्ट हो रहा है, r को 0 रखूंगा तो t1 आना चाहिए, t0 कुछ नहीं होता। तो ये उसका फॉर्मूला होता है NCR, x की पावर जो पहले लिखा हुआ है उसकी पावर में n-r जाता है, और जो बाद में लिखा है आफ्टर x उसकी पावर में r आता है। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। फॉर्मूला है, याद रखना है, याद रखना है बस। ये tr+1 होता है। सीक्वेंस प्रोग्रेशन में nth टर्म में tn ही लिखते थे, यहाँ tr+1 होता है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से जनरल टर्म, मिडिल टर्म, है ना, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उसको अपन इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। जनरल टर्म, मान लीजिए कभी कहते हैं कि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है, मतलब उसके एक्सपेंशन में जो टोटल एक्स की पावर है वो 0 हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेशन। तो एक एक करके पढ़ते जाएंगे और उनके क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग नाउ टाइम, आपका टाइम अब आ गया, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। चलिए, so you can pause the video, you can attempt the questions and then you can check your answers. I will be solving the questions now. If the coefficient of x की power 7 and x की power 8 in the expansion of this are equal, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 और x की पावर 8 के क्या लिखा है, कोफिशिएंट्स। ध्यान दें बेटा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स में फर्क हो सकता है। जैसा कि अगर मैं आपसे इसका पोलों की जनरल टर्म लिखो तो tr+1 कितना आएगा, NCR 2 टू द पावर n-r इंटू x/3 टू द पावर r। ये इसका जनरल टर्म हो गया। अब NCR तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, पर यहाँ पर 2 की पावर और 3 की पावर, मतलब 1/3 की पावर भी कुछ NCR से मल्टीप्लाई होगा, उन सबको मिला के बनता है कोफिशिएंट किसका, x की पावर r का। क्लियर है, समझ में आई बात। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट जो है x की पावर 7 और x की पावर 8 के, वो इक्वल है, ठीक है। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट कैसे आएगा, जब हम r को 7 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, NC7 2 टू द पावर n-7 इंटू 1/3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू x की पावर 8 का कोफिशिएंट आएगा r को 8 रखकर, तो NC8 इंटू 2 टू द पावर n-8 इंटू 1/3 टू द पावर 8। क्लियर। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 1/3 की पावर 7 और 1/3 की पावर 8, ये पूरा कैंसिल होकर सिर्फ एक टर्म बचेगी यहाँ 1/3। n-7 और n-8 में से n-8 छोटी पावर है, तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक 2 बचेगा। NC7 क्या होता है, NC7 इज n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू n-7 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू n-8 फैक्टोरियल इंटू 1/3। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म, 7 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा सिर्फ, 8 फैक्टोरियल तक में 7 फैक्टोरियल तो ही, n-7 और n-8 फैक्टोरियल में n-8 फैक्टोरियल कैंसिल होकर सिर्फ n-7 बचेगा। तो बेसिकली क्या बचा है, ये तो कैंसिल हो गया था, 2 अपॉन n-7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 3 जा 24, 48 is equals to n-7, so the value of n is coming out to be 55। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 55, which is written in option number C। देखा आपने, बहुत सिंपल डायरेक्ट application of the expansion of the general term. You just have to equate what has been given in the question and then you have to proceed, right बेटे। चलिए करें आगे। नेक्स्ट, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके अंडरलाइन करके चलते जाएं। दिस इज एक्सपैंडेड इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x, x की जैसे से पावर बढ़ रही है, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसका कर रहे हैं। इफ 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है,
लगातार एक के बाद एक कोई से भी 3 लगातार कोफिशिएंट्स इन दिस एक्सपेंशन आर इन दिस रेशियो 2:5:12, then the value of n is। अब बेटा इसके एक्सपेंशन में कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स किसके एक्सपेंशन में 1 + 1/x। अब आपको देखिए ये समझना है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्म 1 है और यहाँ भी टर्म 1 है। तो जब मैं 1 की पावर कुछ और 1/x की पावर में कुछ करूंगा तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट, जैसा कि इसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ तो 2 और 1/3 की पावर में आ रहा था जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा था एनसीआर से। यहाँ तो ऐसा कुछ अलग नंबर नहीं, 1 ही आएगा जो मल्टीप्लाई होगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। कौन कौन सी टर्म के मान सकता हूँ भाई? TR-1 ले लो, TR ले लो, TR+1 ले लो। आपका मन करे तो TR+1, TR+2 ले लो, TR+1, TR+2, TR+3 ले लो। कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं। तो जब TR-1 करेंगे तो उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR-1 आएगा, इसका NCR आएगा और इसका NCR+1 आएगा। इन तीनों के रेशियोज को 2:5:12 हमें दे रखा है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं बेटा। NCR-1 अपॉन NCR इज इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, कैलकुलेशन करें। NCR-1 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल इंटू n-R+1 फैक्टोरियल इंटू नीचे NCR डिवाइड हो रहा है तो n फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, R-1 फैक्टोरियल कैंसिल होके सिर्फ R बचेगा और n-R फैक्टोरियल कैंसिल होके n-R+1 बचेगा। तो क्या बचा बेटा? R अपॉन n-R+1 इज इक्वल्स टू 2/5 और 5R इज इक्वल्स टू 2n-2R+2 और 7R इज इक्वल्स टू 2n+2। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास R और n में एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ TR एंड TR+1 का रेशियो विच इज 5/12। तो अगर ध्यान से सोचा जाए TR-1 और TR का ये रेशियो आया था, तो इसमें एक R को हमें इंक्रीज ही करना है। तो बेसिकली हमें R को सिर्फ किससे रिप्लेस करना है? R को हमें किससे रिप्लेस करना है? R+1 से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि TR अपॉन TR+1, ये टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हम R को R+1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R+1 अपॉन n-R। करेक्ट है, n-R, R को R+1 रखा ना, तो -R -1 वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, इज गिवन टू बी हाउ मच? 5/12। 12R plus 12 is equals to 5n minus 5R. 17 times R is equals to 5n minus 12. ये दूसरी इक्वेशन आ गई। Now what you have to do? Nothing, just you have to take the value of R from here and substitute it here. So we'll get an equation, a linear equation in n, and you just have to solve it. What is the value of R? 2n plus 2 upon 7. So 17 into 2R plus 2 upon 7 is equals to 5n minus 12. 34R plus 34, 7 5s are 35 times n minus 84. So 34n basically, sorry. So n becomes 84 plus 34, 8 and 118. So the value of n is coming out to be 118. Correct है बेटा? Very good. Let us jump to our next question now. हाँ भाई, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं. Many times questions based on such concepts have been asked. What is the question? Number of integral terms in the expansion of this. जब हम इसका expansion करेंगे तो कितने integral terms आएंगे? अब देखिए integral terms. Let us first write the general term in this expansion, which will be 642 CR 5 raised to the power 642 minus R by 2 into 7 raised to the power R by 6. Any issues? I don't think so. You should not
फेस एनी प्रॉब्लम, अंदर से अजीब नहीं लगना चाहिए, एक्सपेंशन लिख दिया जस्ट। अब हमें ये इंटीग्रल चाहिए, टर्म्स इंटीजर चाहिए। तो बेटा इसका मतलब ये जो इरेशनल टर्म बेसिकली सर्ड का जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, ये जो पावर है ये इंटीजर हो जानी चाहिए, ये पावर भी इंटीजर हो जानी चाहिए। क्लियर? अच्छा, ये इंटीजर कब होगी? जब r 6 का मल्टीपल होगा। भाई r को अगर आपने 2 रख दिया तो 7 की पावर 1/3 आएगा। 7 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 7, इट्स नॉट एन इंटीग्रल टर्म। वी डोंट वांट एन इरेशनल पावर्स, इरेशनल बेसिकली इरेशनल टर्म। यहाँ पे 1/2 1/3 नहीं आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो r 6 का मल्टीपल, r क्या क्या हो सकता है? 0, 6, 12, 18 और लास्ट मैक्सिमम r की वैल्यू 642 हो सकती है। लेट अस चेक whether 642 is a multiple of 6 or not. It is an even number. 6 के मल्टीपल मतलब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। 6 plus 4 10 plus 2 12, 12 मतलब sum is divisible by 3, तो this whole number is divisible by 6। तो लास्ट नंबर 642 तक जब मैं जाऊंगा, r 0 से मिनिमम वैल्यू ऑफ r कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r कैन बी 642। तो 0 से 642 तक इन करस्पॉन्डिंग नंबर्स के लिए 7 रेज टू द पावर r by 6 डेफिनेटली एक इंटीजर होगा। पर क्या इनके लिए दूसरा भी तो टर्म है, 642 माइनस आर बाई 2 भी इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर दैट 642 माइनस आर एक इवन नंबर होगा बेटा। अगर इवन नंबर होगा तो इवन को 2 से डिवाइड कर पाऊंगा, ऊपर ऑड आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आर को 0 रखूंगा तो बेसिकली 642 में से जब मैं आर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आर भी इवन होना चाहिए, बिकॉज 642 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। इवन माइनस इवन विल बी एन इवन नंबर, डिवाइडेड बाई 2 विल बी एन इंटीजर, नो इश्यूज। सो क्या ये सारे एक्सेप्टेबल हैं? यस। अच्छा, इसमें सोचो तो हम वैसे तो 2 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, पर अगर हम r को 2 रखते तो यहां गड़बड़ हो जाती। तो दैट मीन्स दीज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r वी कैन पुट इन दिस फॉर द होल टर्म्स, जो भी टर्म्स आएंगी टू बी एन इंटीग्रल टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करेंगे? ap लिखी हुई है बेटा, nth टर्म ऑफ ap 642 is equals to a is 0 plus n minus 1 into common difference d is 6. So n minus 1 comes out to be 107. So n comes out to be 108. So 108 is written in option number B. B option for this becomes the right option. So concept समझ में आ रहा है? इंटीजर कभी वो बोले तो, या रैशनल भी कई बार बोलता है। बेसिकली रैशनल तो क्या इंटीजर ही आएगा, तो इंटीजर के लिए पावर्स का इंटीजर बनाना जरूरी है। तो हमें कॉमन मल्टीपल्स जो हैं ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव सच दैट, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, मैं कैसे बोलता हूँ अच्छा क्वेश्चन? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंटरमिक्सिंग है चैप्टर्स की या कॉन्सेप्ट्स की, राइट? इट्स नॉट बेस्ड जस्ट प्लेनली बेस्ड ऑन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इट इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल एक्सपेंशन प्लस सम मोर कंसेप्ट दैट वील सी जब हम सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, अगर आपको क्लिक करता है वेल एंड गुड, नहीं करता तो देखिएगा सोल्यूशन, सीखने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट्स को। अल्फा बीटा पॉजिटिव है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर 4 है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देखिए मैं इसकी स्टार्टिंग में बात कर रहा था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखिए ऐसा कुछ खास चीज नहीं है जनरल टर्म से ही। जब हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से देयर विल बी अ टर्म विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स की पावर 0 हो जाएगा, राइट? तो इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो जो x से इंडिपेंडेंट टर्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10k है, तो k की वैल्यू क्या है? दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो फर्स्ट वी विल फाइंड व्हिच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, एंड फॉर दैट वी विल हैव टू राइट द जनरल टर्म 10cr अल्फा into x, अल्फा into x raised to the power 1 by 9 whole raised to the power 10 minus r into beta x raised to the power minus 1 by 6 raised to the power r. So what is the total power of x? अगर मैं यहाँ से total x की पावर काउंट करूँ, 10 minus r by 9 minus r by 6 should be is equals to 0. फॉर टर्म इंडिपेंडेंट, अगर x के इंडिपेंडेंट चाहिए तो x की टोटल जो पावर आ रही है, भाई दोनों के बेस सेम है तो पावर जोड़ दी मैंने, तो वो टोटल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 18 विल बी द एलसीएम, 20 minus 2r minus 3r is equals to 0. So r comes out to be 4. If r is coming out to be 4, that means T5
इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात भाई, r+1 है ना यहाँ पे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो उस टर्म को अब हम लिख लेते हैं कि यार वो टी फिफ्थ टर्म आ कितनी रही है एक्चुअली। तो टी फिफ्थ हम आर को 4 रख रहे हैं, तो इट विल बिकम 10c4 इंटू आर को 4 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, आर को 4 रखेंगे तो इट विल बिकम 6। तो अल्फा की पावर 6, देखो एक्स को लिखने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो मुझे पता है दोनों ऐड होके 0 हो गए, और बीटा की पावर 4 आ रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। 10c4 तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब दिमाग चलाओ जरा, क्वेश्चन में अल्फा बीटा पॉजिटिव हैं और उनका कुछ सम किसी से बनकर दे रखा है, और यहाँ अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर की 4 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। जब पॉजिटिव टर्म्स होता है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट से कुछ बन रहा है। लास्ट क्लास में आपने रिवाइज किया, मैंने करवाया होगा आपको, लास्ट लेक्चर जो हमारा क्रैश कोर्स में आया, वो क्या कंसेप्ट था, am ग्रेटर देन gm। याद करो, मैंने बताया था उस इनइक्वालिटी से। तो हम चाहते हैं अल्फा रेज पावर 6 बीटा रेज पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू, और हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो अब मेरे को मेरी टर्म्स ऐसे ब्रेक करनी होंगी, और ध्यान रखें हमेशा इक्वल टर्म्स से ब्रेक करते हैं, क्योंकि इक्वालिटी जो थी am gm hm वाली इनइक्वालिटी में, वो तभी ट्रू होल्ड होती थी व्हेन द टर्म्स आर इक्वल। सो फॉर दैट आई विल ब्रेक। अच्छा, मुझे पावर 6 और बीटा की पावर 4 बनानी, मतलब बीटा स्क्वायर है तो बीटा के 2 टर्म्स चाहिए और अल्फा के भी 2 टर्म्स चाहिए, ताकि अल्फा क्यूब मिलाकर अल्फा की पावर 6 हो जाए। तो आई विल कंसिडर द टर्म्स अल्फा क्यूब बाय 2 इक्वल टर्म्स है ना, 2 टर्म्स चाहिए थी, बराबर हिस्सों में बांटूंगा, बीटा स्क्वायर बाय 2 एंड बीटा स्क्वायर बाय 2, और इन 4 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन करूंगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो आई विल गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, अरिथमेटिक मीन का कल हमने फॉर्मूला किया था 1 2 3 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट अल्फा रेज पावर 6 बीटा रेज पावर 4 अपॉन 16 टू रेज टू द पावर, टोटल 4 टर्म्स हैं तो 1/4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर is given to be 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ रेज टू द पावर 4 कर दूं तो अल्फा रेज पावर 6 बीटा रेज पावर 4 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 16। दैट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 16 ही हो गई। आ गई बात समझ में। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T5? Therefore the maximum value of T5 comes out to be 10c4 into 16, and question के according the value of it is equals to 10k. Then you have to find the value of k. तो हमें k की वैल्यू चाहिए। Now 10c4 into 16 means 10 factorial upon 6 factorial into 4 factorial into 16 is equals to 10 times k. And now from here we need to get the value of k. So 6 factorial cancel, it becomes 10 into 9 into 8 into 7 upon 24 into 16 is equals to 10 times k. 10 से 10 we can cancel, 8 3s are 24, 3 3s are 9. So basically we are getting 21 into 16 is equals to k. So according to the option, the correct answer will come out to be 336. 21 into 16 is 336. B option for this becomes the correct answer. ठीक है बेटा जी, I hope you got the concept. कंसेप्ट समझ में आया, यहाँ तक ठीक था, मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे पहुंचे। अब ये क्लिक, मैंने कल भी बोला था क्लिक तब करता है, पॉजिटिव टर्म्स दे रखे हैं, सम है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, या प्रोडक्ट दे रखा होगा, हो सकता है सम की मिनिमम वैल्यू या कुछ ऐसा पूछ रहे, देन यू शुड बी एबल टू, या एक स्ट्राइक होना चाहिए माइंड में कि हाँ शायद ये AM GM HM वाली इनइक्वालिटी से प्रोसीड होगा। ठीक है बेटा जी। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहें और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, चलिए, now we'll come on to the next question.
if alpha and beta be the coefficients of what, x raised to power 4 and x square respectively in this expansion. अब अगर आप इसको expansion को ध्यान से देखो, so this is nothing but a plus b raised to the power 6 and a minus b raised to the power 6 का एडिशन, कुछ ऐसे लिखा हुआ है बेटा. ये a plus b raised to the power 6 का एक्सपेंशन करोगे 6c0 a raised to the power 6 आएगा प्लस 6c1 a raised to the power 5 b आएगा एंड सो ऑन. इसका एक्सपेंशन 6c0 a raised to the power 6 माइनस आएगा क्योंकि माइनस b की पावर 1 आएगा 6c1 a raised to the power 5 into b and so on. So you can see when you add the terms with the odd powers of b, next term में minus b square वो plus ही आएगा, तो odd powers of b will get cancelled. तो जहां जहां भी यहाँ even लिखा हुआ है 6c0 6c2 वो add होके double हो जाएंगे, तो it will become 2 times of 6c0 a raised to the power 6 plus 6c1 a raised to the power 4 b square, not 1, my mistake, it will be 2 plus 6c4 a square b raised to the power 4 plus 6c6 b raised to the power 6. Correct? Now I will put a की जगह x और b की जगह root x square minus 1. So it will become 2 times of 6c0 is 1 only, that is x raised to the power 6. 6c2 is what? 15. a की power 4 becomes x raised to the power 4 and b square, root का square करूँगा तो it will become x square minus 1 only. Correct? Plus 6c4 is again 15. a square is x square और root over x square minus 1 की power 4 तो it will become x square minus 1 का whole square. 66 is 1 and power तो it will become x square minus 1 का whole cube. क्लियर है बेटा? आई होप आपको यहाँ तक एक्सपेंशन जो हमने लिखा समझ में आ गया. नाउ वी वांट कोफिशिएंट्स ऑफ x raised to power 4 and x square. So for that we have to further simplify it. ठीक है, तो next 2 times of what, x raised to the power 6 plus 15 x raised to power 6, 15 times x raised to power 6 minus 15 x raised to the power 4 minus 15 x raised to the power 4. ठीक है, next the expansion of this x raised to power 4 plus 1 minus x square. अच्छा, x raised to power 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 x raised to the power 6 plus 15 x raised to the power 6. Next plus 1 तो plus 15x square plus 15x square and minus 2x square तो minus 2 minus 30x की power 4 minus 30x raised to the power 4. ठीक है, अच्छा, now x square minus 1 का whole cube, a cube minus b cube minus 3x square तो minus 3x raised to the power 4 plus 3x square. This is what we are getting completely. So what will be the coefficient of x raised to the power 4? जरा चेक करें, x raised to power 4 minus 15 minus 30 minus 45 minus 3 minus 48 into 2 minus 96. समझ में आया बेटा? x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या बोला है? अल्फा. So this is the value of alpha. Similarly, I will solve and get the value of coefficient of x square. x square का term ये रहा 15 and 3 that is 18. 18 to the 36 that is beta. Now I will check my options. Alpha minus beta 60 है क्या? Minus 96 minus 36. It's not 60. Alpha minus beta minus 32. I think this is giving me the correct answer. This minus this is minus 32. Alpha plus beta 60 wrong. Alpha plus beta minus 30 sub wrong. So that means B option becomes the right answer. Clear है सबको? थोड़ा कैलकुलेटिव है पर ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं. ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है ना बेटा? दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ. चलिए आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1540 होना चाहिए. ठीक है भाई,
सो सबसे पहले आई विल राइट द जनरल टर्म इन दिस। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन हम ऐसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। 22 CR x रेज टू द पावर m इंटू 22 माइनस r इंटू 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 भी लिख सकता हूँ, x रेज टू द पावर -2r। सो व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ x? बताइए व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ x? काउंट कर लेते हैं। 22m माइनस mr माइनस 2r, ठीक है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1, बिकॉज वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x, वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x। तो x की कोफिशिएंट कब आएगी? जब x की टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो m इज अ नेचुरल नंबर फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, इसका जो कोफिशिएंट है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा। व्हाट इज द कोफिशिएंट दैट यू आर गेटिंग? यही कोफिशिएंट है 22 CR। भाई यहाँ से ना तो कोई x का कोई कोफिशिएंट बाहर आ रहा, ना यहाँ से बाहर आ रहा। तो इसका मतलब 22 CR इज इक्वल्स टू 1540। अब हमें ये चेक करना है यहाँ से कि किस r की वैल्यू के लिए 22 CR जो होगा वो 1540 होगा। फॉर्मूला लगा लेंगे 22 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, उससे सॉल्व कर लीजिए, या हम r की कुछ वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं कि किस वैल्यू के लिए ये वाली जो आंसर है 1540 आएगा। तो अब जैसे आप r की वैल्यू रख के चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि r को 3 या 19 रखने पर ही आता है। r को 3 रखोगे या 19 रखोगे तो यू विल गेट 22 CR की वैल्यू एज 1540, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम r को यहाँ पर 3 रखते हैं, r3 रखते हैं, हमें m चाहिए ना, तो 22m माइनस r3 रखा है तो 3m, 3 रखा है, 3 2 6 इज इक्वल्स टू 7। तो 22 माइनस 3 कितना हो गया बेटा? 19m इज इक्वल्स टू 7। तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है m कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। इट्स नॉट पॉसिबल। ये हमने रखा था r को 3, तो r 3 नहीं हो सकता है। अगर हम r को 19 रखते हैं, r को हम 19, तो 22m माइनस 19m विल बिकम 3m इज इक्वल्स टू 19 2 जा 38 प्लस 1 39। यहाँ से m हमें नेचुरल नंबर 13 मिल गया। सो आई विल कंसिडर 19 एंड नॉट 3, ठीक है ना। इसका भी कई बार ध्यान रखना होगा। सो द वैल्यू ऑफ m इंटीजर टाइप, आंसर 13। क्लियर? चलिए, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये जो मैनिपुलेशन है आपने सोचना होगा वैल्यूज रखकर। इतना तो अब वो एक्सपेक्ट करते हैं, जेईई का क्वेश्चन है कि हम लोग इतना करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड टर्म पे। हमने लिखा था ना कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़ी थी, तो इंपॉर्टेंट टर्म से पहली जनरल टर्म कर ली। अब हम आते हैं मिडिल टर्म। क्या है मिडिल टर्म? जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उस एक्सपेंशन में कुछ मिडिल टर्म आती है, तो एक या दो। कैसे समझ में आता है? देखिए, अगर मैं कहता हूं मान लो एक्सपेंशन करने पर टोटल 5 टर्म्स आई, n 4 था, पावर में 4 था, तो n प्लस 1 5 टर्म्स आएंगी। तो हमें दिख रहा है कि इसमें एक मिडिल टर्म होगी, सही है। और अगर एक्सपेंशन करने पर मान लो पावर 5 थी, तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 6। तो अगर टोटल 6 टर्म्स आएंगी तो आपने दिख रहा है कि इसके अंदर 2 मिडिल टर्म होंगी। वही यहाँ लिखा है, अगर n इवन है, n किसका n? हम किसकी बात कर रहे हैं? x प्लस वाई की पावर n की बात कर रहे हैं। तो इसमें n जो पावर है अगर इवन है तो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, और वो कौन सी होगी? t n प्लस 2/2, या फिर आप n/2 प्लस 1 भी बोल सकते हो। t n/2 प्लस 1 इज द मिडिल टर्म। देख लो n कितना था? 4 था ना, तो 5 टर्म्स आई थी, तो 4/2 करूंगा तो 2 प्लस 1 थर्ड टर्म आ गई ना। और अगर n ऑड है तो टोटल 6 टर्म्स थी, तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 1/2, या इसको ऐसे याद रखो ज्यादा अच्छा है, n प्लस 3/2। देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2। और जब n इवन है तो ओनली वन मिडिल टर्म, t n/2 प्लस 1। क्लियर? या एलसीएम ले लो तो n प्लस 2/2, जैसा याद रख सको। ठीक है बेटा, ये सिंपल एंड स्वीट, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मूला आपको याद, इसकी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चंस रेडी? फर्स्ट, if for some positive integer n the coefficients of 3 consecutive terms in the binomial expansion, if for some positive integer n the coefficient of 3 consecutive terms in the binomial expansion, अभी हमने किया था, आपको शायद याद आ रहा होगा, पहले क्वेश्चन करा था, in the ratio 5:10:14 then the largest coefficient, तो उसमें largest coefficient क्या होता है?
अब मैं आपको ये कंसेप्ट जरा वापस से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं बेटा, तो जो लार्जेस्ट कोफिशिएंट आता है, लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो मिडिल टर्म का ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक्सपेंशन किया, मान लीजिए किसी का भी 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6, तो जो मिडिल कोफिशिएंट होता है ना बेटा, ये लार्जेस्ट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, largest binomial coefficient is the coefficient of the middle term, is the middle binomial coefficient। ऐसी अगर मैं 5C0, 5C1, ये 20 होता है, ये 15 होते हैं, कम होते जाते हैं, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 की बात करो तो 5C2 एंड 5C3 आर द ग्रेटेस्ट टर्म्स, दोनों सेम होंगे, इक्वल होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट। तो जब ये लार्जेस्ट की बात कर रहा है मतलब ये मिडिल टर्म की बात कर रहा है, तो वो हम पहुंच जाएंगे वहां तक, पर उसके लिए पहले हमें n की वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, n की वैल्यू के लिए हमें कुछ रिलेशन दे रखा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एक्सपेंशन जब करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स जो है, उनके कोफिशिएंट्स का ये रेशियो है 5:10:14। तो हम कौन कौन सी टर्म्स मान लेते हैं, TR-1, TR और TR+1, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो TR-1 और TR का रेशियो कितना है, 1/2। ठीक है ना, तो वो कितना होगा बेटा, n की जगह कितना आएगा, n+5 आएगा। ठीक है, तो n+5 CR-1 अपॉन n+5 CR, द रेशियो इज 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, n+5 फैक्टोरियल लिख देते हैं, n+5 फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल इंटू n दिस, तो n+6 माइनस R फैक्टोरियल, और नीचे n+5 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा R फैक्टोरियल और n+5 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये n+5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, R-1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होके बचेगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास, R अपॉन n+6 माइनस R इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो 2R इज इक्वल्स टू n+6 माइनस R, 3R इज इक्वल्स टू n+6। एक रिलेशन आ गया बेटा हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं, अब हम TR और TR+1 का जब रेशियो करेंगे, सो बेसिकली हमें क्या करना है, वही R को R+1 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ R+1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, R+1 अपॉन n, R की जगह R+1, तो -R-1, तो n+5 माइनस R बन जाएगा, n+5 माइनस R। और ये रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 10:14, 5:7, 7R प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 25 माइनस 5R। ठीक है, सो 12R is equals to 5n plus 18. One more equation we are getting in n and R. Now just what you have to do, you have to pick the value of R from here and substitute it here. When you do this, you will get the value of n as 6. When you do this, you get the value of n as 6. ठीक है ना, हम थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, डायरेक्ट मैं बता लेता हूँ, आप लोग करके देखिएगा कैलकुलेशन। n की वैल्यू कितनी आएगी, 6. So when n is getting 6, this is coming out to be 11. Basically we are talking about 1 plus x raised to the power 11. So the middle binomial coefficient will be 11C5 or 11C6. The middle coefficient will be 11C5 or 11C6. So when you calculate the value of 11C5 and 11C6, you will get the answer as 462. Question में यही पूछा है ना, the largest coefficient in this expansion. So the largest coefficient is of the middle binomial coefficient 11C5 or 11C6. 462 will be your correct answer. ठीक है बेटा जी, चलिए, तो कंसेप्ट कैलकुलेशन ये वाला वैसा ही हो गया, बस इसमें एक लार्जेस्ट कोफिशिएंट पूछ लिया, तो जो मैंने आपको बता दिया याद रखना है, मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट, इफ ए बी एंड सी आर द ग्रेटेस्ट, A, B and C are the greatest values of some binomial coefficients. इन binomial coefficients की greatest value है। तो अब तो हम समझ गए भाई, जो मिडिल टर्म होता है वो होता है। अच्छा, 19 जब होगा तो 19C 10 लिख लो या 19C 9 लिख लो, बात एक ही है। तो A या तो 19C 10 बिकॉज देयर आर टू बाइनोमियल मिडिल कोफिशिएंट्स, बोथ आर सेम। अच्छा, जब 20C क्यों कर रहा हूँ, तो मतलब B कितना हो जाएगा,
20c 10 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा बेटा 21c, या तो 10 लिख लो या 21c 11 लिख लो, बात एक ही है। तो हमें abc की वैल्यू पता चल गई। नाउ जस्ट यू हैव टू फाइंड द which ratio are in proportion, है ना, which is the correct ratio between them. So let's say हम a by b निकाल लेते हैं, तो अगर a upon b कैलकुलेट करते हैं 19 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल एंड 20c10 मतलब 20 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, 1 10 फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल्ड, राइट। 19 से 20 फैक्टोरियल 20 बचेगा और 10 बचेगा, तो 10 by 20 दैट इज 1:2। सो a:b का वैल्यू 1:2 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर हम ऑप्शन से देखें तो 1:2 a:b या तो b में लिखा है या c में लिखा है, ठीक। एक और हम फटाफट कर लेते हैं, 20c10 और 21c10 कर लेते हैं। तो b by c का रेशियो देखें, 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल एंड 21c10 मतलब 21 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 11/21। तो b और c का रेशियो आ रहा है 11/21। 11/21 जरा देखें, इसमें तो 22:21 है और इसमें 11/21 है, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये सही हो गया। सिंपल कैलकुलेशन, सी ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर। a:11 इक्वल्स टू b/22 इक्वल्स टू c/42। ठीक है बेटा, तो ये सब मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वाले हो गए, याद रखना है कंसेप्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम थर्ड टाइप की टर्म पे आते हैं। वैसे तो फोर्थ मान सकते हैं, जनरल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मिडिल टर्म एंड नाउ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉड की वैल्यू, साइन से मतलब नहीं है, उसका मॉड उस टर्म का। तो जब हम एक्सपेंशन करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसका मिडिल टर्म से। देखो मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट होता है, पर व्हेन वी एक्सपैंड नॉट, देखो मैं आई विल, ये सही लिखा है, आई विल राइट मोर जनरल फॉर्म ax प्लस by रेज टू द पावर n। देखिए ये जरूरी नहीं है कि x का कोफिशिएंट 1 और y का 1 हो, x का a और y का b होगा। तो ax प्लस by की पावर जब हम n करते हैं तो हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर क्वेश्चन में लिखा है तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपने याद रखना है, उससे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है यही आएगा, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r मॉड ऑफ by अपॉन ax, जहां y और x इन सब की वैल्यूज पता होंगी, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके सब वैल्यू रख रुखा के आपको r में एक इनइक्वालिटी मिलेगी। ध्यान से सुनना बहुत, r में एक इनइक्वालिटी मिलेगी। जब आपने सॉल्व किया, हो सकता है आपको मिला r इज लेस देन इक्वल्स टू 5.2। दो ही चीजें हैं, या तो सॉल्व करके यहाँ पर डेसिमल 5.2, 5.3, 4.9 ऐसा कुछ आएगा। तो देखो r इंटीजर होता है, तो r लेस देन 5.2 की जब बात करेंगे तब आपको r की सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, दैट इज r इज इक्वल्स टू 5। 5.2 से जस्ट छोटा, उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए जो सबसे पहला इंटीजर आएगा, दैट वैल्यू यू हैव टू कंसीडर। फॉर दैट वैल्यू ऑफ r यू विल गेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। दैट मींस अगर ऐसा कुछ आता है तो सिक्स्थ टर्म विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकली मतलब साइन से नहीं मतलब होता है, मॉड से मतलब होता है, चाहे प्लस या माइनस कैसा भी आए। और अगर सॉल्व करके बाई चांस आपके पास ऐसा आ जाता है इंटीजर, दो ही चीजें हैं, या तो इंटीजर आएगा या डेसिमल आएगा। डेसिमल आएगा तो उस डेसिमल से जस्ट छोटा या बड़ा जो भी इनइक्वालिटी है जिस फॉर्म में, वो हमें r की वैल्यू लेनी है। और अगर r लेस देन इक्वल टू 5 आता है तो इसमें दो चीजें होंगी, r 5 भी होगा और r की वैल्यू लेस देन वाली 4 भी होगी। और इस केस में देयर विल बी टू टर्म्स, r इक्वल टू 5 पे सिक्स्थ टर्म और r इक्वल टू 4 पे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स दोनों की सेम वैल्यू आएगी, हो सकता है साइन का फर्क हो, जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दो दैट टू टर्म्स विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? ये जो मैंने आपको बताया, ये मोर जनरल फॉर्मूला, ये याद रखिए, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r मॉड by अपॉन ax ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इससे आपका इस टाइप के क्वेश्चंस टेक केयर हो जाएंगे, ठीक है। लेट अस see one question based on it. The greatest term of the expansion. Now you can see there is not 1 and 1 multiplied here with x and y. There are some terms. तो जब क्या होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करते हैं तब तो सिर्फ NCR चलता है, पर यहाँ पर एक्सपेंशन में 2 की पावर और 5 की पावर भी कम ज्यादा होती जा रही है, तो वो बाइनोमियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होकर ये जरूरी नहीं रहता है कि मिडिल टर्म ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो। क्लियर है? सो आई विल यूज द फॉर्मूला। पहले मैं लिख लेता हूँ, n कितना है बेटा इसमें 13, x and y have been given
I'll use the formula that I have told you, n minus r plus 1 upon r mod by upon ax. ठीक है, by मतलब बाद वाला, ax मतलब पहले वाला. So n minus r, let us put the value of n also ना, मैं उसी फॉर्मूले में डायरेक्ट n की वैल्यू रखता जा रहा हूँ. 13 minus r plus 1 upon r mod by. y is what? 2. तो 5 2s are 10. x is 10, 10 2s are 20, greater than equals to 1. So it becomes 1 by 2. 13 minus r plus 1 upon 2r greater than equals to 1. We can take 2r here because we know r cannot be negative. Expansion में rth term negative नहीं होती, cross multiply. So 14 is greater than equals to 3r. r is less than equals to 4.8 something. So that means I told you अगर यहाँ integer नहीं आता है तो इससे just छोटा एक integer ये आएगा, r is equals to 4. And if r is equals to 4, that means the fifth term will be the greatest term. तो fifth term क्या आएगी बेटा? 13c4 2x मतलब 20 raised to the power 9 into 5 2s are 10, 5 2s are 10 raised to the power of 4. This will be your numerically greatest term. Now you can check 13c4 20 raised to the power 9 10 raised to the power 4 is written in option C. So C option becomes the right answer. ठीक है? So that is what at most you have to remember. ये फॉर्मूला याद रखो, ये भी क्वेश्चंस टेक केयर हो जाएंगे. ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ऐसा आएगा तो 2 आएंगे इंटीजर, नहीं आएगा तो एक आंसर आएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का. ठीक है, चलो नाउ मल्टीनोमियल थ्योरम, अगेन अ वेरी यूजफुल थ्योरम. बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग बेसिकली करने के लिए ये हम यूज करते हैं. और ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि मान लीजिए ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xk की पावर n है. ठीक है, और हमें इसमें ये जो n पावर है ये हमने इन सब में बांट दी. ठीक है, क्या किया? n में से r1 पावर x1 को गई, कुछ पावर x2 को गई, कुछ x3 को गई, ऐसे सब में r1 r2 r3 rk करके पावर बढ़ गई. और इस चीज का ध्यान रखना है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टिल rk किसके बराबर है? सम n के बराबर. बेसिकली जैसे पावर 10 है ना, बहुत सिंपल सा, जैसे आगे होगा एग्जाम्पल, हाँ मैं इससे समझा दूंगा, या मैं चलो एक एग्जाम्पल लेके ऐसे बता देता हूँ. मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 है. ठीक है, और हमें x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब का कोफिशिएंट बताना है. तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट कहता है, अब देखो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 6 चीजों को x y z में बांट दिया. तो ये कहता है फॉर्मूला कि डायरेक्ट इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. खत्म. जितनी पावर है n फैक्टोरियल अपॉन x1 की पावर में r1 गया था तो r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल अप टिल rk फैक्टोरियल. खत्म. डायरेक्ट यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ दिस. सो इट्स अ वेरी यूजफुल एंड वेरी फास्ट टाइप की चीज है. कैसे आया अभी उसको नहीं सीखना है, कैसे करते हैं वो सीखना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन जैसे ये था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फटाफट ट्राई करिएगा, a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 d की पावर 1. जरा पावर्स चेक कर लें, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10. यहाँ 10 है, इसका मतलब 10 पावर टोटल इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी. तो क्या कोफिशिएंट आएगा बताएंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. अब इस बात का ध्यान रखिए, माइनस माइनस है तो ध्यान रखना है, b क्यूब था तो माइनस 1 की पावर में 3 आया होगा, और c की पावर 4 था तो माइनस 1 की पावर में 4 आया होगा. तो हमारा जो आंसर होएगा, अच्छा 1 1 यहाँ पे स्क्वायर और 1 है तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस के साथ आएगा. सो आवर आंसर विल बी माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ठीक है ना, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा. हमें पता चल गया या तो बी या सी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है. तो जब अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक आएगा. तो आप जब कैलकुलेट करेंगे यू विल सी दैट माइनस 12,600 विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट, नॉट अ बिग डील. चलिए अब एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं. ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल है, आ भी सकता है पर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन जो है पूछेंगे जो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे के 1-2 क्वेश्चंस पे. नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. नाउ व्हाट इज अ रेडिकल साइन? रेडिकल मतलब सर्ड जो होता है 1/n 1/2 1/3 इस टाइप की पावर से फ्री कितने ऐसे टर्म्स होंगे?
देखो बेटा, यहाँ है 3 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/7 और पावर में 10 है, तो मतलब हमें यहाँ पे 1/3 को हटा के 3 की पावर में इंटीजर आना चाहिए और ऐसी 7 की पावर में इंटीजर आना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम ऐसा मान ले हैं कि इसमें हमने 1 की पावर में p दिया, 3 की पावर 1/3 को हमने q दिया, q पावर दी, और 7 की पावर 1/7 को हमने r पावर दी। ठीक है, p प्लस q प्लस r बराबर 10 होगा। तो बेसिकली हमें p, q और r में ऐसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि पावर इंटीजर आ जाए। ठीक है, केस बना लेते हैं, जितने केस बनेंगे उतनी ही टर्म्स आएंगी जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होंगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पावर 7 है, मैक्सिमम पावर 10 जा सकती है, तो अगर मैं r की वैल्यू 7 रखूं, क्या 7 और 1/7 में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब q को मैं 3 दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं, 7 और 3 मिलकर 10 हो गया, तो उस समय p की वैल्यू आएगी 0। उस समय p की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो एक केस ये वाला हो गया। सेकंड केस, मैंने r को 7 ही रखा है, अब q को मैं 3 से ज्यादा तो नहीं दे सकता हूं, पर मैं q को 0 तो दे सकता हूं, तो ताकि ये 0 हो जाए, बची हुई पावर जो है वो मैं p को दे दूंगा। ये दूसरा केस हो गया, ये एक अगली टर्म आएगी। अच्छा, अब r को 7 से ज्यादा, काम खत्म हो गया। यहाँ पर r को जब 7 दिया था, 7 से ज्यादा दे नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम पावर 10 है, तो अब मजबूरी है, अगर हमें इंटीजर पावर चाहिए तो 0 ही देना पड़ेगा। जब हमने r को 0 दिया, तो q को क्या मैं 9 भी दे सकता हूं, क्योंकि 9/3 करूंगा तो इंटीजर आएगा, तो 1 पावर यहां जाएगी। r को हम 0 ही दे रहे हैं, q को अब मैं 6, 3 के मल्टीपल सोच रहा हूं, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 6 होगा, तो बची हुई जितनी पावर है वो इसको चली गई। इसको 0 दिया, इसको 3 पावर दी, तो इसको मैं 7 पावर दे दूंगा। भाई 1 की पावर में तो कुछ भी जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसको 0 दे रखा है, इसको 0 दे रखा है, तो सारी पावर अगर p में चली जाए तो भी सारी पावर्स इंटीजर हो जाएंगी। इसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा है। टोटल कितने केस आ रहे हैं, 6 केसेस। तो दैट मींस देयर विल बी 6 नंबर ऑफ टर्म्स which will be free from radical sign. So the correct answer becomes 6. This is the use of multinomial theorem and you can solve such questions effectively, correctly, बहुत जल्दी से, फास्ट। ठीक है, टाइम बचा सकते हैं, और इनफैक्ट इसी कंसेप्ट से ही करेंगे हम। ठीक है ना। नेक्स्ट, the coefficient of x raised to the power 4 in the expansion of this। हमें इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट पता लगाना है। ठीक है, तो x की पावर 4 देखिए बहुत अलग अलग तरह से बन सकता है, हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम मान लेते हैं हमने 1 को टोटल p पावर दी, x को q पावर दिया, और x स्क्वायर को हमने r पावर दिया, जहां p प्लस q प्लस r की वैल्यू 10 के बराबर होनी चाहिए। अब हम p, q और r के पहले केसेस बना लेते हैं। What we'll do, we'll make the cases कि कितने तरीके से x की पावर 4 आएगा। अगर मैं r को 2 पावर दे दूं तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से x की पावर 4 आ गया, इसका मतलब यहाँ से कोई और x की पावर नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वो मल्टीप्लाई होकर ज्यादा आ जाएगा। तो इस समय q होगा 0, और 10 में से अभी 2 ही पावर बटी है, तो 8 पावर जाएगी इधर। ठीक है, अगर मैंने r को 1 दिया, r को 1 रखा, तो x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर और आना चाहिए, तो q को 2 रखूंगा, टोटल 3 पावर हो गई, तो 7 पावर जाएगी p के पास। अगर मैंने r को कुछ भी नहीं दिया, तो x स्क्वायर की बार 0 कुछ नहीं, तो यहाँ पे टोटल 4 पावर आनी चाहिए, तो इस समय p को मैं दूंगा 6। इन 3 के अलावा और कोई केस नहीं बन रहा है, हमें उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और वैसे भी x के साथ और x स्क्वायर के साथ तो कोफिशिएंट 1 1 है, तो एक्स्ट्रा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही टर्म्स आती जाएंगी। प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, now just you have to calculate the value of this and you will reach till your final answer. So the final answer of this will come out to be 615. क्या आंसर आता है बेटा, 615। ठीक है ना, इंटीजर टाइप है, तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 becomes 615। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज चेकिंग द डिविजिबिलिटी। बेसिकली क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का कैसे हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड कि क्या कोई नंबर डिविजिबल है या कितना रिमाइंडर जो है उसमें बचने वाला है। ठीक है, तो खास थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे टैकल करेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज भी। व्हाट विल बी द रिमाइंडर
व्हेन 5 रेज टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से लेके 12 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ध्यान रखिएगा 13 नहीं हो सकती, 13 से तो 0 ही हो गया ना, फिर लास्ट में 13 बचा हुआ था, तो 0 से लेके 12 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमें करना है 5 की पावर 99 को 13 से डिवाइड। दिखने में बहुत खतरनाक लगता है पर इतना है नहीं जितना हमें लगता है। मैं आपको समझाता हूं आप क्या करेंगे। देखिए बेटा 5 के मल्टीपल्स सोचिए, सबसे पहले उस मल्टीपल के नजदीक पहुंचिए जो 13 से डिवाइड हो रहा हो। बेसिकली आपको ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 13 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा है। जैसे 5 और 13 में तो बहुत बड़ा गैप है, 5 स्क्वायर 25। नाउ 13 टू द 26, 25 जो आया 5 का स्क्वायर वो 26 से एक कम है। 27 आता तो भी चलता, 25 आ रहा है तो भी चलेगा, तो हम 5 स्क्वायर को पकड़ के चलेंगे, है ना। हम 5 स्क्वायर, पर अब यहां से 2 तो मैं निकाल नहीं सकता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू 5 की पावर 98 लिख सकता हूं ऐसे। अब मैं इसको 5 स्क्वायर की पावर कितना 49 लिख लूंगा, ठीक है। 5 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस, सॉरी 25 ही है ये, दिस इज 25 ओनली, ठीक है। सो 25 रेज टू द पावर 49। अच्छा अब क्योंकि हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 13 दैट इज 26 माइनस 1। 5 इंटू, समझते जा रहे हैं, 26 माइनस 1 रेज टू द पावर ऑफ 49, ठीक है। अब हम कर देंगे इसका बायनोमियल एक्सपेंशन। तो जब आप इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे आप खुद सोचिए, पहला आएगा 49C0 26 की पावर 49, नेक्स्ट आएगा माइनस 49C1, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस था, 26 की पावर 48, अगला आएगा प्लस 49C2 26 की पावर 47 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लास्ट में हम देख रहे हैं जब ऑड यहां लिख रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है, तो एक 49 लास्ट में आएगा प्लस 49C48 प्लस के साथ आएगा ये, और यहां आएगा 26 की पावर 1 माइनस 49C49। दिस विल बी योर टोटल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे बेटा, जहां जहां भी 26 का टर्म आ रहा है वो तो डेफिनेटली 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 से डिवाइड करूंगा भाई, 26 है तो 13 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहां तक के सारे टर्म्स 13 से डिवाइड हो जाएंगे। सिर्फ ये लास्ट में एक -1 बचेगा जो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा ना भाई। ये भी 5 से होंगे सारे टर्म्स, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दे आर ऑल डिविजिबल बाय 13। तो लास्ट में हमारे पास बचा है एक 13 के जैसा नंबर, मैं लिख सकता हूं ना, इधर से लेकर इधर तक इस पूरे को 13 के -5 में लिख सकता हूं। तो जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा मुझे रिमाइंडर निकालना है। मैंने बोला था रिमाइंडर 0 से लेके 12 तक होगा, -5 नहीं हो सकता है। तो इसको मैं प्लस में कन्वर्ट करने के लिए +13 -13 कर सकता हूं। इस -13 को अगर मैं इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लूं तो क्या ये 13 के -1 होगा, डजेंट मैटर, दिस इज स्टिल डिविजिबल बाय 13 एंड -5 + 13 विल बिकम 8। तो क्या ये 8 वैल्यू 0 से 12 के बीच में आई, तो दैट मीन्स द रिमाइंडर इन दिस विल बी 8। समझ में आ गया क्या करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसके नियरेस्ट मतलब एक कम या एक ज्यादा जो भी दे रखा है उसके मल्टीपल्स उसकी पावर बढ़ाकर पहुंच जाएंगे, और फिर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के रिमाइंडर जो है फाइनल आंसर देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस मे वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और आपको करवाना चाहता हूं। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, when 2 raised to the power 301 is divided by 5, तो लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 में से कुछ हो सकता है। 2 की पावर है तो हम 2 की पावर ऐसा करते हैं कि जब 5 के नियरेस्ट ऐसे मल्टीपल पे पहुंच जाए जिनमें अंतर 2 की पावर में और 5 के मल्टीपल में 1 का हो। 2 स्क्वायर 4 5 है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक अलग तरीके से करके दिखा रहा हूं इसको। 4 तो हम उसे 5 - 1 लिख के एक्सपेंड कर सकते हैं, नो इश्यूज। 2 क्यूब
2 क्यूब 8, ज्यादा फर्क है। 2 की पावर 4 16, 16 15 प्लस 1। अब मैं प्लस से माइनस वाला, ये मैंने यहाँ पे बताया आपको पिछले में, मैं प्लस वाले से इसमें बता देता हूँ। करने में हम 4 - 1 से भी करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 16 को 15 प्लस 1 लिख के करना चाहता हूँ, क्योंकि 15 5 से डिवाइड होगा। तो 2 की पावर 4 मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ, 4 तो आएगा नहीं, तो मैं पहले से 2 इंटू 2 की पावर 300 लिख लेता हूँ। अब मैं ऐसे 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 लिखूंगा तो टोटल पावर कितनी बचेगी भाई? 75। ठीक है, और ये जो 16 लिखा हुआ है, इसको क्या मैं 1 प्लस 15 रेज टू द पावर 75 लिख सकता हूँ? एंड नाउ आई विल एक्सपैंड इट बायनॉमियली। बायनॉमियल एक्सपेंशन करूंगा, 75C0 प्लस 75C1 इंटू 15 प्लस 75C2 इंटू 15 स्क्वायर एंड टिल 75C75 15 की पावर 75। Now, as you can see, from here onwards, every term contains a multiple of 15 and 15 is divisible by 5. So, all these terms from here till here, they are a multiple of 5. So, you can write it 5k. And this is 1 which multiplied by 2, you will get 2 plus 5 times of k. Doesn't matter, 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, k को मान लो ऐसे ही लिखा हुआ है। सो व्हेन यू विल डिवाइड बाय 5, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जस्ट रिमाइंडर विल बिकम 2। सो योर फाइनल आंसर बिकम्स 2। सो थोड़ा सा और आसान हो जाता है अगर प्लस में आता है ना, जैसे उसमें तो 26 माइनस 1 किया था, इसमें 15 प्लस, अगर प्लस आता है तो शायद थोड़ा और आसान हो जाता है, बट कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भी बन रहा हो, आपको 4 क्लिक कर रहा है, आप 4 को 5 - 1 लिख के भी एक्सपैंड करेंगे, यू विल रीच टिल योर आंसर, नो इश्यूज इन दैट। आई होप क्लियर है कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम वाले कभी लास्ट में ऐसे रिमाइंडर आता है तो कैसे हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक और एस्पेक्ट था, एक और इंपॉर्टेंट लॉजिकल कंसेप्ट था जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर, दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर p, देन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 रेज टू द पावर 200 by 8। हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। जब हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी वही है भाई, 3 की पावर 200 को ज्यादा अच्छा है कि मैं 8 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लूं, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं चेक कर लूंगा। फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल क्वांटिटी क्या बचेगी? तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 होता है 1 + 8। बहुत बढ़िया, ये तो मजा ही आ गया अपन को। तो मैं इसको 9 की पावर 100/8 लिख सकता हूं बेटा। अच्छा, अब जब मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं इसको 1 + 8 रेज टू द पावर 100 डिवाइड बाय 8 का फ्रैक्शनल पार्ट लिख लूंगा। और अब न्यूमरेटर का मैं कर लूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जब मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा कितना आएगा? 1 + 100C1 इंटू 8 प्लस 100C2 इंटू 8 स्क्वायर एंड so on up till 100C100 इंटू 8 रेज टू द पावर 100 when divided by 8, राइट। तो बेटा यहां से लेकर जैसा कि मैंने बताया यहां तक ये सब टर्म्स 8 के मल्टीपल्स, 8 के फैक्टर्स हैं, तो ये पूरा 8 के लिखा जा सकता है, 1 + 8k/8, right? So this will become fractional part of 1/8 plus k, where k is some integer quantity and we know the property of fractional part of function। अगर fractional part के अंदर integer है तो वो कोई मतलब नहीं है, हम उसे हटा सकते हैं and fraction part of 1/8 will become 1/8 only because it's a positive quantity। फ्रैक्शनल क्वांटिटी की रेंज 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। दिस इज कमिंग आउट टू बी बिटवीन 0 and 1, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात? ये भी वही है, रिमाइंडर वाला ही कंसेप्ट हो गया। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 1/8। रिमाइंडर पूछते कि अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 आता, हाँ उसका 8 से डिवाइड करके फ्रैक्शन पार्ट पूछा तो वो 1/8 आ गया, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है बेटे, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच कैन बी, जैसे इस टाइप के या इस टाइप के पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सीरीज जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की हेल्प से बनती हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें कुछ सीरीज का एक्सपेंशन जो है या सीरीज का जो सम है वो याद रहना चाहिए। तो उनमें से जो कुछ है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स C0 + C1 + C2 up till Cn, the sum of these binomial coefficients is 2 raised to the power n। Second, the sum of
even binomial coefficient C0 plus C2 plus C4 is equals to 2 raised to the power n minus 1. Similarly, the sum of odd binomial coefficients C1 plus C3 plus C5 and so on is also 2 raised to the power n minus 1. The fourth formula that you should remember is C0 square plus C1 square plus C2 square up till Cn square, square of binomial coefficient. The formula is 2n Cn, 2n factorial upon n factorial n factorial. ठीक है ना? इनका either you can take a screenshot or you can note it down, right? So the sum of binomial coefficients in the expansion of this is 2 raised to the power n. That is what I told you here, right? The sum of binomial coefficients at odd positions is equals to the sum of binomial coefficients at even positions, and दोनों की वैल्यू 2 की पावर n minus 1, that is again यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा. और sum of two consecutive, very important, इनफैक्ट एडवांस में तो बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मीन्स में भी पूछे गए हैं, और आप जानते हैं कई बार एडवांस वाले क्वेश्चन मीन्स में भी रिपीट हुए हैं और हो भी सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR. ऊपर n था, नीचे 1 का फर्क था, तो ऐड करके ऊपर प्लस 1 हो जाता है और नीचे बड़ी वाली जो क्वांटिटी है वो हम लिख देते हैं R और R माइनस 1 जो बड़ा है, तो n प्लस 1 CR. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, ये हमने आज ही दो क्वेश्चंस में, 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा किया. याद कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं करो तो फटाफट कैलकुलेट वैसे ही हो जाता है. ठीक है ना, नो इश्यूज इन दैट. और ये कोई खास ऐसी बात नहीं लिखी है, चलेगा, है ना. ये नहीं भी करो तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी. उसके अलावा ये 4 फॉर्मूले याद रहने चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पे आते हैं. अब जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का ये एक्सपेंशन दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. तो आई विल बी टेलिंग यू 2 और 3 मेथड्स जिससे आप ये वाले क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो. उनमें से एक मेथड अगर ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ मेथड 1, तो मैं आपको कहूंगा वो यूज करो. सबसे पहली चीज, एक तो ऑब्जेक्टिव में है. ऑब्जेक्टिव में एक तो हम n की वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं. क्या दिक्कत है भाई, मान लो n की वैल्यू 2 थी, n की वैल्यू 2 थी तो हमें पता है 3 ही टर्म्स आएंगी, तो 3 टर्म्स आएंगी तो उनका सम यहाँ पे n को 2 रखकर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है. क्या दिक्कत है ना, नो इशू. कुछ और तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो सम निकालना पड़ रहा है, तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ. मेथड 1, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के कोफिशिएंट, जैसे यहाँ कितना लिखा है 1, कितना लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, 3 से लेकर n प्लस 1 AP में है. ठीक है, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट्स AP में है तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. लास्ट सीक्वेंस इन सीरीज में मैंने आपको AP में बताया था, एक छोटे बच्चे ने 1 से लेकर 100 तक का सम कैसे निकाला था, उल्टा लिख दिया था, रिवर्स करके ऐड कर दिया था. तो अगर कोफिशिएंट्स AP में हैं तो वी विल मेक यूज ऑफ द सेम प्रोसेस. 3C1 से लेकर n प्लस 1 CN, पूरी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. बट ये ध्यान रखेंगे तभी वैलिड है जब कोफिशिएंट्स AP में है. किसके कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट, वो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पर आएगा NC नॉट, टेल यू दिस विल बी n, दिस विल बी वैल्यू n, NCN माइनस 1, n माइनस 1 C, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, so this will be NCN minus 2 till 1C naught and add. Now what concept I'll use, what property I'll use, the coefficient, binomial coefficient equidistant from the beginning and end are equal. C naught लिखा है या Cn लिखा है, Cn को मैं C naught ही मान सकता हूँ. 1 plus n plus 1 will be n plus 2. इसको मैं C1 मान सकता हूँ, n plus 2 C1, n plus 2 C2. तो सब में से n plus 2 का कोफिशिएंट तो बाहर आ गया और बचा क्या, C0 plus C1 plus C2 up till Cn. और ये हो गया सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो कि मैंने आपको बताया 2 की पावर n होता है ना. सो फाइनल s क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1. ये 2 की पावर n था, 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर n माइनस 1. सो इट इज रिटन इन C ऑप्शन. ये सबसे फास्ट रहेगा अगर कोफिशिएंट्स AP में है, तो इसी मेथड का यूज करिएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. अब चाहे यहाँ 1 3 5 दो के गैप में हो या कैसे भी, AP है, रिवर्स लिखो, ऐड कर दो, काम खत्म. दूसरा मेथड जो है वो है बेटा, इसको जनरल टर्म से लिखकर, इस सीरीज को जनरल टर्म से लिखकर करना. ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, दिस इज क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म,
this is your n plus 1th term, right? So to write the general term, first term कितनी आ रही है हमारी nc0, सेकेंड टर्म कितनी आ रही है nth टर्म अगर मैं देखूं इसकी तो n प्लस या 1 था ना, 2 में 2 था, n प्लस 1 नहीं n ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना आएगा n इंटू एन सी आर माइनस 1, जहां r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, द वैल्यू ऑफ r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। या मैं इसको नॉट nth टर्म, आई शुड नॉट राइट इट एज nth टर्म, आई शुड राइट इट एज rth टर्म ना, n तो ऑलरेडी कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक, इसको सही कर लेते हैं। दिस इज द rth टर्म, टी आर, r इंटू r को 1 रखोगे तो यू विल गेट 1 इंटू एन सी नॉट, 2 इंटू n को r को 2 रखोगे 2 इंटू एन सी 1 एंड सो ऑन, सो ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। नाउ हम पता है सम जो होता है सिग्मा होता है, तो ये पहले जो r है ना बेटा इसको एडजस्ट करना होगा, कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज अच्छा एक काम और कर सकते हैं, देखो मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, इसको और तरीके से लिखते हैं। यहाँ देखो r माइनस 1 लिखने के बजाय ये पूरा हटाओ, मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक्चुअली हमने क्यों लिखा था, क्योंकि हम यहाँ t1 बनाना चाह रहे थे, ठीक है। r को अगर मैं 0 से बनाना चाहूँ, ये देखो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में आसान रहेगा, tr प्लस 1 लिखना चाहूँ मैं अगर यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ r प्लस 1 ncr लिख दूं, जहां r कहां से वेरी कर रहा है बेटा, 0 से लेकर n तक जा रहा है, काम हो जाएगा अपना। देखो r को 0 रखोगे तो ये टर्म आ जाएगी ना, तो ये थोड़ा शायद आसान होगा। अब अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो ये लिखा है r इंटू एन सी आर प्लस एन सी आर, मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स जो होगा, सम ऑफ n टर्म्स या जो भी है सम, वो सिग्मा टी आर प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट, जहां r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, तो जब सिग्मा ऑपरेट करते हैं तो सिग्मा दोनों पे अलग अलग चढ़ जाएगा, एक आएगा सिग्मा r इंटू एन सी आर, r इज इक्वल टू 0 टू n, और एक आएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आर। अब ये तो हम जानते ही हैं बेटा क्या होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, तो इसका सम तो हम ऑलरेडी जानते हैं 2 की पावर n होता है। अच्छा ये जो है ना, यहाँ पर ये हमें r एडजस्ट करना होता है, तो r कैसे एडजस्ट होगा, ये लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। r फैक्टोरियल में से r कैंसिल हो जाएगा तो नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीख लो एक क्वेश्चन के थ्रू, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर की टर्म्स होती हैं इनका सम करना है, इनका सम, तो r माइनस 1 और n माइनस r का सम कितना है, n माइनस 1, जितना इनका सम है उतना ही फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए। इनका सम था n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में ब्रेक करूंगा, मतलब इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखने का एक अलग तरीका है, अलग रूप में, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है क्या। और इसका है सिग्मा, सिग्मा किस पे था, r पर, तो बेटा ये n तो कांस्टेंट हो गया, n को मैं बाहर ले लूंगा, तो n बाहर आया, समेशन हो गया r पर, और इसको क्या n माइनस 1 सी r माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स अब r 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 फैक्टोरियल तो कुछ होता ही नहीं ना, तो r 1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा n इंटू व्हाट विल बी दिस सीरीज, n माइनस 1 सी नॉट प्लस n माइनस 1 सी 1 एंड सो ऑन अप टिल n माइनस 1 सी n माइनस 1। दिस इज अगेन द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स which is 2 raised to the power n minus 1। इसका सम आ रहा था 2 raised to the power n, इसका सम आ रहा था 2 raised पर n minus 1, दोनों का अगर हम सम कर दें तो फाइनल आंसर विल बिकम 2 raised to the power n plus n into 2 की पावर n minus 1। You can take 2 raised to the power n minus 1 common, n plus 2 will be remaining। सेम आंसर आ रहा है, बस ये है कि ये जो मेथड है ये किसी भी सीरीज की जनरल टर्म लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, पर जो फर्स्ट मेथड था वो सिर्फ तभी कर पाएंगे जब एपी में कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, तो इसलिए मेथड आना चाहिए। अच्छा इसको सॉल्व करने का मेथड एक और होता है, वो होता है डिफरेंशिएशन के थ्रू, वो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू भी इन सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो मेथड 2 है इसके थ्रू जाओगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी, क्योंकि वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमेशा क्लिक करे ये भी जरूरी नहीं है।
ठीक है. नेक्स्ट we have to find the value of sum of this series. Again binomial series के कोफिशिएंट्स का सम. सीरीज क्या है पहले देखें. r को 0 रखेंगे 50c6 प्लस r को 1 रखेंगे 49c6 प्लस 48c6 से लेके r20 तक जाएगा. तो जब r20 तक जाएगा तो लास्ट टर्म आएगी 30. तो उससे पहले मैं लिख लेता हूं 31c6 प्लस 30c6 and we have to find the sum of the series. अब देखो बेटा, ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए अभी वो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाई थी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n+1 CR. हम उसकी मदद से इनको कंबाइन करते हैं. तो जो सबसे छोटा टर्म होता है ना, ये जैसे मान लो NCR लिखा हुआ है, तो मैं इसमें 30c7 ऐड और 30c7 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या ये दोनों उस आइडेंटिटी से, कौन सी वाली आइडेंटिटी, अभी आपको दिखाऊं, ये वाली NCR प्लस NCR माइनस 1 की आइडेंटिटी से कंबाइन कर सकते हैं. कंबाइन करके क्या लिखेंगे बेटा, इसको इन दोनों से बन जाएगा 31c7 बनेगा. ये ऑटोमेटिकली हर टर्म के साथ कंबाइन हो जाएगा. जैसे ही 31c6 और 31c7 को कंबाइन करेंगे, क्या ये 32c7 हो जाएगा. तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाला टर्म ऊपर वाली टर्म से कंबाइन होता है, तो 31 के नेक्स्ट 32 और नीचे 7 आता जा रहा है. तो ऐसे चलते 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 जब यहाँ पहुंचे होगे तो आप 50c7 तक पहुंच गए होगे इसको कंबाइन करके. और ये जब 50c6 से कंबाइन होगा तो ये 51c7 बनाएगा, और वो एक जो एक्स्ट्रा माइनस 30c7 था वो तो चल ही रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है. So that will be the final answer. So such series, that's why I told you it's very important. ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं. हमें कैसे टैकल करना होता है, जो लास्ट टर्म बचती है उसके NCR है तो NCR माइनस 1 या NCR प्लस 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके और पूरी सीरीज कंबाइन कर देते हैं. तो 51c7 minus 30c7 is written in option number A. So A for this will be your correct answer. ठीक है बेटा. अब हम आते हैं हमारे लास्ट पोर्शन पे, जो कि है ये सिर्फ जेईई मेंस के ही सिलेबस में है ना. उसी में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं. बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल इंडाइसेस. अभी तक जो हमने एक्सपेंशन किया था, न्यूटन लॉ जो पढ़ा था, वो सिर्फ न्यूटन एक्सपेंशन जो बताया था वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के लिए था. अब अगर n कुछ भी है, ठीक है, n कोई भी रियल नंबर है, तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n. देखो लिखने में तो NC1 और NC2 ही लिखा है, पर NC1 और NC2 का एग्जिस्टेंस नहीं होता है अगर वो n फ्रैक्शन हो जाता है. तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एंड दिस एक्सपेंशन कैन गो ऑन टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, ध्यान रखना है. और एक और फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r in 1 माइनस x रेज टू द पावर माइनस n. इसके एक्सपेंशन में कभी भी x की बार r का कोफिशिएंट चाहिए तो वो होता है बेटा n प्लस r माइनस 1 सी r के बराबर. ठीक है ना. ये एक और एक्स्ट्रा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, नोट डाउन करेंगे, जरूरी है ना. तो ये भी याद रखना है. 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n के एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट n प्लस r माइनस 1 सी r होता है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड. इफ x इज सो स्मॉल सच दैट इट्स स्क्वायर इन हायर पावर्स, x स्क्वायर x क्यूब ऐसा जो है उसको निगलेक्ट करा जा सकता है, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी. हमने देखा 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है, फ्रैक्शन है, इस फॉर्म में से एक्सपैंड कर देंगे, पर ये वाले टर्म्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही. इसमें हमें इन सारे टर्म्स की जो है जरूरत नहीं पड़ रही. तो इसका एक्सपेंशन क्या लिखूंगा, n कितना है 1/2, क्या होता है 1 प्लस nx. तो 1 माइनस एक्स की जगह माइनस 3x आएगा, 3/2x, काम खत्म, प्लस 1 माइनस nx दैट इज 5/3x अपॉन 4 प्लस 1/2, नॉट 4, हमें 1 प्लस चाहिए होता है, माय मिस्टेक, हमें हमेशा 1 प्लस बनाना है. ठीक है ना. तो 1 प्लस बनाने के लिए मैंने 4 कॉमन ले लिया बेटा. तो अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो 2 बन के बाहर आएगा, एंड इट विल बिकम 1 प्लस x by 4 की पावर 1/2. 1 plus 1 2 minus LCM 6, 2 3 9, right, and 3 2 तो 10 plus 10x divided by 2 times 1 plus x by 8.
कोई इशू? आई होप no issues. So this will become 1 minus 19 by 12x into 1 plus x by 8 की पावर -1 लिख सकते हैं इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ 2 से तो मैंने डिवाइड कर दिया. Now this can be written as 1 minus 19 by 12 into x into 1 minus x by 8. So when you multiply these two terms, you will get 1 minus 19 by 12x minus x by 8 and plus x square, which has to be neglected as question is saying that. So you just have to add these two terms. So 1 LCM will be what? LCM will be 24. 12 2s are, so it becomes 38 and 3s are, so minus 3 मतलब plus 3x. So our answer coming out to be 1 minus 41x by 24. 1 minus 41x by 24 is written in option number C. तो अगर neglect करके approximation अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाता है. That is how we solve expansion for any indices, basically fractional or negative indices. This is how we will proceed. I hope आपको clear हुआ है, right? और क्वेश्चंस करते हैं, आप ट्राई करेंगे तो आ जाएगा. द कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू द पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन. जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो t की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे. 1 माइनस टी की पावर 6 का क्यूब तो है और नीचे जो 1 माइनस टी क्यूब लिखा है इसे 1 माइनस टी की पावर -3 में लिख सकता हूँ. इसका एक्सपेंशन कितना होगा? 1 माइनस 3c1 टी रेज पावर 6, ये तो नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा, प्लस 3c2 टी रेज टू द पावर 12 माइनस 3c3 टी रेज टू द पावर 18 इनटू 1 माइनस टी रेज टू द पावर -3 राइट. अच्छा, अब यहां से तो t की पावर 4 का टर्म कहीं से बनेगा ही नहीं भाई, यहां से तो इंटीजर पावर आती है t की. ये अभी वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया था, है ना, दिस वन. सो व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट of t raised to the power 4 from here and multiply it with 1 and that will be our answer. So n here is, the value of n is 3, the value of r is 4, तो फॉर्मूले में रख दूंगा तो n plus r minus 1 c r, right, 4. So 4 plus 3 7 minus 6c4, 6c4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 15 and it gets multiplied by 1 only, so your answer will be 15. समझ में आया? अच्छा, ऐसा हो सकता था कि मान लो वो कुछ और बोलते, t की पावर 6 का कोफिशिएंट बोलते, तो यहाँ पे t की पावर 6 आएगा तो वो यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से t की पावर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा. ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस में कि टोटल 2 या 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके वो कोफिशिएंट मिले, तो वो अब आप कर पाएंगे. तो इसलिए वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑल्सो. ठीक है, ओके. नाउ लास्ट वन मोर क्वेश्चन. If the sum of coefficients of all even powers of x, sum of coefficients of all even powers of x in the product of this is 61. अगर इसको मल्टीप्लाई करके जितने भी इवन पावर्स ऑफ x आती हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम 61 है. तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जनरल. क्या करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर x की पावर 2n इंटू 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टिल x की पावर 2n. जो मान लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके कुछ कांस्टेंट आ रहा है a0 प्लस सीरीज a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन अप टिल लास्ट में x की पावर कितना आएगा बेटा? 4n आएगा. तो a4n x की पावर हाईएस्ट पावर 4n आएगी ना जब ये 2n और 2n मल्टीप्लाई होंगे. ऐसा कुछ एक्सपेंशन आ रहा है. अब हमें सिर्फ इवन पावर्स ऑफ x वाले कोफिशिएंट्स निकालने हैं. तो एक काम क्यों ना करें, हम पहले इसमें x को 1 रख दें. जब मैं x को 1 रखूंगा या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी टाइम्स ऐड होगा? 2n प्लस 1, टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स है, तो 2n प्लस 1. और जब मैं यहाँ x को 1 रखूंगा तो इस 1 को छोड़कर ये -1 प्लस 1 कैंसिल, एक ऑड और एक इवन पावर, एक ऑड और एक इवन पावर. तो इससे पहले ऑड थी, ऑड और इवन पावर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो एक 1 बचा रह गया. तो क्या इसकी वैल्यू a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टिल a2n के बराबर हो गई. मुझे किसका सम चाहिए? a0 प्लस a2 प्लस a4 इवन वाले जो है. अब मैं इसमें एक बार x को अगर -1 रख दूं, सुनना ध्यान से, तो क्या यहाँ ऑड पावर वाले 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 सब 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है 2n प्लस 1,
और यहाँ पर जब मैं -1 रखूंगा तो एक ऑड और एक इवन पावर कैंसिल हो जाएगी, वैसे ही कुछ हो गया। तो बेसिकली अब की बार ये 1 × 2n+1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 और ये वाली 2n+1 बराबर a0 - a1 + a2 एंड सो ऑन अप टिल a2n। अब मुझे सिर्फ इवन वाले चाहिए थे, तो क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या ये ऑड वाले जो आएंगे -a3 a3 वो सब कैंसिल हो जाएंगे और इवन वालों का हो जाएगा डबल, इवन कोफिशिएंट जो है a0 + a2 अप टिल a2n तक का, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4n + 2 हो गई। तो इवन वालों का सम a0 + a2 एंड सो ऑन अप टिल a2n इज कमिंग आउट टू बी 2n + 1, जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें किसके बराबर दिया हुआ है 61। तो यहां से क्या n की वैल्यू निकल के 30 आ जाती है। सो द वैल्यू ऑफ n इज कमिंग आउट टू बी 30, इंटीजर टाइप है तो वी विल राइट 30 है, 30 मार्क कर देंगे, लिख देंगे जो भी है, राइट। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। सो आई होप आई हैव कवर्ड द मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शंस बाइनोमियल में जो होते हैं, और जैसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में मेंस में वो भी हमने देखे। तो आपको ये प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आई होप ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा और आपका अच्छा से रिवीजन होगा। ओके बेटे, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें, और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।